आप मुझे जंजीरों में जकड़ सकते हैं, यातना दे सकते हैं, इस शरीर को नष्ट कर सकते हैं, लेकिन आप कभी मेरे विचारों को कैद नहीं कर सकते। देश के वो लाल थे, बहादुर थे कर्मों से, शास्त्रों में निपुणता, शास्त्री थे वो जन्मों से। ऐसा प्यारा, ऐसा न्यारा एक नेता था हमारा, जीवन जिसने कर्म भूमि पर कष्टों से गुजारा था। देश का बेटा वीर शास्त्री मिट्टी को जान से प्यारा था। जय जवान जय किसान देश हित का नारा था, अनाज कमी से जिसने देश को संवारा था। भूखमरी से बचाया था, घर में घुसकर दुश्मनों के स्वाभिमान से मारा था। देश का बेटा वीर शास्त्री मिट्टी को जान से प्यारा था। धर्म की राह पर, कर्मों की चाह पर, सोच के जोर से, विरुद्ध दिशा की ओर से, संत थे, शांत थे, देश की बात पर कभी ना वो हारा था। देश का बेटा वीर शास्त्री मिट्टी को जान से प्यारा था। सभी अतिथियों एवं गुरुजनों को मेरा जय जगत। आप सभी को अपने बीच पाकर मैं गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। आज हम गांधी जी और शास्त्री जी जैसे दो महान पुरुषों के जन्म दिवस महोत्सव के 5 दिवसीय आयोजन के प्रथम दिवस पर एकत्रित हुए हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं बुलाना चाहूंगा कौशिकी ओझा, प्रियंका और शिवांगी को वो वैसे लगाकर अतिथियों का सम्मान करें। एक बार जोरदार ताली हो जाए हमारी गर्ल्स के लिए। आदरणीय विनोद कुमार सिंह सर, निदेशक डॉक्टर प्रोफेसर सूर्यकांत पाठक सर, कुल सचिव शेखर सर, डीन एकेडमिक आर.के. पांडे सर, डीन स्टूडेंट वेलफेयर डॉक्टर सर्कुलर सिंह सर, कार्यक्रम संयोजक मनीष सिंह सर, व सम्मानीय शिक्षकगण, व मेरे प्रिय भाई बहन, आप सभी का इस पावन घड़ी पे मैं रिश्मा शुक्ला अभिनंदन व वंदन करती हूँ। आज 2 अक्टूबर के दिन भारत के इतिहास में एक खास महत्व है। यह दिन देश के 2 महान विभूतियों राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व लाल बहादुर शास्त्री के जन्मदिन के तौर पर दर्ज है। यह मानती है कि हमारे ईश्वर हमारे साथ प्रकाश के रूप में मौजूद है, इसीलिए किसी भी शुभ काम करने से पहले हम दीपक जलाकर ईश्वर का आह्वान करते हैं। इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए
मैं आग्रह करता हूँ मैनेजिंग डायरेक्टर विनोद कुमार सिंह सर, स्कूल सचिव शेखर सर, डीन एकेडमिक आर के पांडे सर, डीन स्टूडेंट वेलफेयर डॉक्टर सतवर सर, कार्यक्रम संयोजक मनीष सिंह सर वो आए और दी को प्रस्तुत करें। सरस्वती भगवती शुक्रां ब्रह्म विचारिसार परमात्म्यां जगत् व्यापिनी हीरा पुस्तक धारिणी मभयना हस्ते स्फाटिकमालिका विदधति पद्मासने संस्थिता वन्दे तां परमेश्वरी भगवती बुद्धिप्रदां शारदां और आगे के बीच हमारा अनुरोध है कि वो वैष्णव जन नामक गीत प्ले करें। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर भराई जाने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई जाने रे। पर दुखे उपकार करे तुए मन अभिमान नाने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई जाने रे।
सकल लोक मान सहुने वंदे सकल लोक मान सहुने वंदे निंदा ना करे के नीरे निंदा न करेगे नीरे वाच काच मन निश्चल राखे धन धन जननी देनी रे वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई जाने रे वैष्णव जन तो तेने कहिए जे वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई जाने रे दुखे उपकारे करे दोये मनभिमान आने रे सकल लोकमा सहुने वंदे निंदा न करे के नीरे जीवा थकिय सत्य न बोले भर धन नव ज्वले हाथ रे वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई जाने रे वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे वैष्णव जन तो तेने कहिए जे महामाया व्यापी नहीं जेने दृढ़ वैराग्य जेनो मन मारे रामानमाशु तामिलागी सकला तीरता तेरा तारा मारे वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई जाने रे पर तुमका उपकार करे तो ये मन विमान लाने रे वनलो बिने कपत राखीचे चे काम क्रोरा निवारा रे भाणे नरसायो ठेनो दर्शन करता खुड़ाई को तेरे थार्या रे वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने जय जगत जय जगत जय जगत देश के लिए जिसने विलास को ठुकराया था देश के लिए जिसने विलास को ठुकराया था त्याग विदेशी धागे उसने खुद ही खास बनाया था पहन के काठ की चप्पल जिसने सत्य का राज सुनाया था वो महापुरुष महात्मा गांधी कहलाया था इसी क्रम में मेरा निवेदन है सर से कि वो स्टेज पर आए
शास्त्री जी के जीवन पर प्रकाश डाल हमारा मार्गदर्शन करें। जय जगत आज सभी को। जय जगत। यहाँ उपस्थित सभी जीवात्माओं को मेरा प्रणाम। एक व्यक्ति के संबोधन में समय ज़्यादा लगेगा और समय हम लोग ऑलरेडी 1 घंटे कार्यक्रम लेट शुरू किए हैं, इसलिए मैं सीधे विषय पे आता हूँ। आप सभी ने इस कार्यक्रम के लिए समय निकाला। कार्यक्रम को होस्ट करते हुए मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। लेकिन हमारा और आपका सौभाग्य है कि हमारे समाज में ऐसे महापुरुषों का जन्म हुआ जिनके ऊपर हम गर्व कर सकते हैं, जिनके जीवन से हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। अभी 2 चीजें लगातार इस कार्यक्रम में चल रही हैं जो बच्चों के लिए नई होगी। एक तो हमारा अभिवादन जय जगत का, इससे जुड़ी एक छोटी सी कथा है, मैं आप लोगों को उसके बारे में परिचित कराना चाहता हूँ। आचार्य विनोबा का नाम आप लोगों ने सुना हो। गांधी जी के विचारों को विनोबा ने बड़े ढंग से आत्मसात किया था और पूरे भारत में, या ऐसे कहें कि भारत और प्राचीन भारत अर्थात पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान और भारत में भूदान और ग्रामदान के आंदोलन लगातार विनोबा जी करते रहे। एक घटना है जब पूर्वी पाकिस्तान, जो कि वर्तमान समय में भी बांग्लादेश है, विनोबा जी गए हुए थे और उनके जय हिंद के नारे के बाद, जय हिंद के अभिवादन के बाद जवाब में एक अभिवादन आता है, पाकिस्तान की जय हो। अब विनोबा जी के सामने प्रश्न ये था कि ये दोबारा कहते हिंदुस्तान की जय हो, तो शायद वो उसी ऊंची आवाज में कहता कि पाकिस्तान की जय हो, और ये संघर्ष कहीं थमता नहीं। उनकी कुशाग्र बुद्धि ने इसका तत्काल निष्कर्ष निकाला और जवाब में उन्होंने बड़े विनम्र तरीके से कहा जय जगत। और तब से विनोबा जी अपने संबोधन में सदैव जय जगत का प्रयोग करते थे। जय जगत मतलब हम पूरे विश्व, पूरे संसार के जय की कामना करते हैं। इसलिए इस महोत्सव में गांधी जी के जो परम शिष्य विनोबा जी थे, उनका उद्बोधन, उनका अभिवादन हम लोगों ने एडॉप्ट किया हुआ है। हम लोग सबको एक दूसरे को जय जगत बोल रहे हैं। दूसरा, अभी गीत चला वैष्णव जन, ये गीत जो अभी चल रहा था, इसका पिछली लोकसभा कार्यकाल में मोदी जी ने इनॉग्रेशन किया था। 41 देश के गायकों ने इस गीत को गाया है। ऐसे इससे पहले एक बार इस गीत को 124 देश के गायकों ने कंपोज किया है अपनी भाषा में। ये गांधी का वचन था जो गांधी अक्सर किया करते थे, जिसको 124 देशों के लोगों ने अपनी अपनी जगह से कंपोज किया। और मजे की बात यह है कि भाषा वही रहेगी जो गांधी के वचन की होती थी। ये बहुत बड़ा मैसेज देता है। ये मैसेज देता है कि गांधी की स्वीकार्यता किस स्तर तक पूरे विश्व में है, किस स्तर तक हम लोग गांधी को स्वीकार करते हैं या संपूर्ण विश्व गांधी को स्वीकार करता है। अभी कुछ ही दिन पहले की अखबार की खबर थी, बाइडेन ने कहा था कि अमेरिका के डेवलपमेंट का मॉडल गांधी के आधार पर हो। हम लोग गांधी के बारे में जब बात करते हैं तो सत्य, अहिंसा और समय पालन, इन 3 विषयों पे बात करते हैं। इन 3 विषयों से हटके गांधी एक बेहतर इकोनॉमिस्ट थे, गांधी एक बेहतर साइंटिस्ट थे और गांधी एक बेहतर सोशल साइंटिस्ट थे। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक गांधी का प्रभु श्री राम से तुलना कर डाली। मैं कहीं सुन रहा था, महापुरुष ने बड़ी अच्छी तुलना की थी, बड़ी रोचक है। मैं उस घटना को, उस तुलना को आपसे शेयर करना चाहता हूं। एक महापुरुष ने कहा
कि जब उसे समाज के लिए करना पड़ा तो अपने वस्त्र त्याग दिए प्रभु श्री राम के लिए, जंगल में चले गए और वनवासियों के वस्त्र धारण कर लिए। ठीक उसी तरह से गांधी जब भारत में भारतीय समाज के लिए करने लगे तो मीनाक्षी मंदिर में उन्होंने अपने पंच वस्त्र त्याग दिए और एक वस्त्र धारण कर लिया, क्योंकि भारतीयों के वस्त्र लगभग उसी कंडीशन में था, भारतीयों को पूरे वस्त्र नहीं प्राप्त होते थे। फिर एक घटना और आती है कि रावण कहता है कि वो अगनंगा फकीर क्या सोचता है कि वो मुझे हरा देगा। ठीक इसी तरह की घटना ब्रिटिश संसद में होती है चर्चिल के समय में, जब कहा जाता है कि वो अगनंगा फकीर क्या चाहता है कि वायसराय का हाथी उसे सलाम दे। वो महान गांधी थे जिनसे ब्रिटिश साम्राज्य जैसी ताकतवर ताकत भी डरती थी। हमारा और आपका सौभाग्य है। एक दूसरे महापुरुष जिनकी चर्चा किए बिना ये इस कार्यक्रम की प्रस्तावना अधूरी रह जाती है, वो हमारे द्वितीय प्रधानमंत्री शास्त्री जी थे, जिनके जीवन में सादगी और संयम के विषय पे अगर देखा जाए तो उससे महान व्यक्तित्व भारतीय इतिहास में कोई नहीं हुआ है। हम लोग अपनी परेशानियों का लगातार एक्सक्यूज देते रहते हैं। जैसे मैं बच्चों से सुनता हूँ, कोई कहता है सर घर की स्थिति बड़ी अच्छी नहीं है, कोई कहता है मेरे जीवन में इस तरह की समस्या है। शास्त्री जी मात्र 2 वर्ष के थे, एक सामान्य परिवार में पैदा हुए बालक थे और 2 वर्ष की अवस्था में उन्होंने अपने पिता को खो दिया। एक व्यक्ति जो 2 वर्ष की अवस्था में अपने पिता को खो देता है, उसके सिद्धांतों का परिचय उस समय मिलता है जब उन्हें वाराणसी जो है पढ़ने आना होता था और गंगा पार करके आना होता था। उनके पास पैसा नहीं था, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में एक सिद्धांत बना रखा था कि अकारण में किसी की सहायता नहीं लूंगा। वो रोज जो है अपने किताबों और वस्त्र को अपने सर में बांधकर गंगा तैर के आते थे, जबकि एक नाविक रोज उनसे आग्रह करता था कि आप मेरे साथ चलिए, मैं आपसे कोई किराया नहीं लूंगा। उस महान शास्त्री जी को जब सत्ता प्राप्त हुई, लोग अमूमन कहते हैं कि सत्ता प्राप्त होने के बाद व्यक्ति को अहंकार हो जाता है, व्यक्ति की जीवन शैली बदल जाती है। एक छोटी सी घटना और बताना चाहूंगा। शास्त्री जी के पुत्र सुनील शास्त्री उनकी अम्पाला कार लेके रात में घूमने चले गए, लौट कर आए, ये बात शास्त्री जी को पता चल गई। सुबह उन्होंने चाय पर पूछा तुम घूम, ललिता जी ने पूछा कि तुम घूमने गए थे रात में, इतनी लेट क्यों आए? तो शास्त्री जी ने कहा इससे जरूरी प्रश्न ये है कि तुम घूमने कैसे गए? उन्होंने कहा अम्पाला कार से। उन्होंने ड्राइवर से कहा कि जरा देखिए आपकी कार कितनी दूर चली है। उन्होंने बताया सर 14 किलोमीटर। ललिता जी से उन्होंने कहा कि 14 किलोमीटर का जो कार का किराया होता है वो ड्राइवर को दे दीजिएगा, सरकारी कोष में ले जाके जमा कर देगा। उस महान व्यक्ति का भी जन्म आज हुआ है। आज के इस महान दिन पर आप सभी हम लोगों के साथ हैं। मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहूंगा। आगे और भी लोग हैं, आप लोगों के महापुरुषों के बारे में प्रकाश डालेंगे। धन्यवाद। जय जगत, जय जगत, जय जगत, जय जगत। मीठी बात, चेहरे पे मुस्कान, ऐसे लोग ही हैं इस महफिल की शान। वो पोजीशन आप लेते हैं बुलंदी आसमानों की, परिंदों को तालीम दी नहीं जाती उड़ानों की। महकना और महकाना तो काम है खुशबू का, खुशबू नहीं मोहताज होती कदरदानों की। इसी के ध्यान रखते हुए मैं बुलाना चाहूंगा मैनेजिंग डायरेक्टर विनोद कुमार सिंह सर को, वो आए और अपने अनमोल और अतुलनीय वचनों से हमारा मार्गदर्शन करेंगे। आदरणीय डीप साहब आर.के. पांडे जी, डॉक्टर सतपाल सिंह जी, कार्यक्रम को के लिए मेहनत करने वाले हमारे यशोरी मनीष सिंह जी,
डॉक्टर हरीश चौहान सर, डॉक्टर जाहिद रियाज खान जी, KIPM के रजिस्ट्रार श्री शेखर सिंह जी, डॉक्टर आशीष शर्मा जी, पवन सिंह जी, हमारे सामने बैठे सारे आदरणीय शिक्षकगण, प्यारे छात्र एवं छात्राओं, जय जगत, जय जगत, जय जवान, जय किसान। भारत सदैव से सदियों से कृषि प्रधान देश रहा है। दोस्तों, आज 2 अक्टूबर के दिन हमारे महात्मा गांधी बापू का जन्म हुआ था। इसी दिन श्री लाल बहादुर शास्त्री, स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्म हुआ था। अभी हमारे रजिस्ट्रार साहब दोनों के जीवन पे प्रकाश डाले। मित्रों, यह एक इस देश में 3 राष्ट्रीय पर्व जो मनाए जाते हैं, 26 जनवरी, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर, ये एक राष्ट्रीय पर्व है, बहुत बड़ा फेस्टिवल है जिसे हम लोग मना रहे हैं। तो इनके कृत्यों से हमारे शिक्षकगण बैठे हुए हैं, विद्यार्थी बैठे हुए हैं, हमें इनके आदर्शों को आत्मसात करना होगा। इसीलिए हम इन्हें याद करते हैं। गांधी जी बैरिस्टर की पढ़ाई, लॉ की पढ़ाई साउथ अफ्रीका से पूरी करके हिंदुस्तान 1880 में आ चुके थे। उसके बाद शेख अब्दुल्ला, उनका केस लड़ने के लिए वो पुनः साउथ अफ्रीका गए। वहीं पे उन्होंने दोहरी मानसिकता उन ब्रिटिशियंस की देखी और गांधी जी शुरू से ही बड़े जुझारू प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। उनको रंग भेद के कारण ये एक हिंदुस्तानी है, ट्रेन से उतार दिया गया, जैसा आप सारे लोग जानते हो। वहीं उन्होंने अनशन कर दिया और कभी भी अपने जीवन में किसी चीज से हार नहीं मानते। वहां से वापस आने के बाद 1916 में जब इंडिया भारत वापस आए, उसके बाद की कहानी तो आप लोग जानते हैं ना। यहाँ आए, तुरंत उन्होंने चंपारण सत्याग्रह शुरू किया, सबने आंदोलन स्टार्ट हुआ, असहयोग आंदोलन शुरू हुआ, देश को उन्होंने आजादी दिलाई। गांधी जी अहिंसावादी जरूर थे, लेकिन जरूरत पड़ने पे उन्होंने क्या कहा? 1942 में उन्होंने क्या कहा था? डू और डाई, करो या मरो। हमको ये सीख लेना है, सभी विद्यार्थियों को सीख लेना है कि अंतिम समय तक ये धैर्य बना के मुझे रखना चाहिए। कभी भी अपने आवेश में आके अपने आपे को खो नहीं देना चाहिए, इंतजार करना चाहिए समय का। इसी प्रकार से गांधी जी इंतजार करते थे कि मुझे आज़ादी जरूर मिलेगी, समय आने पे भी आज़ादी मिलेगी। उनके सारे लोग सहयोगी थे। आज हम सारे उनके साथ जुड़े हुए सभी महापुरुषों को मैं नमन करता हूँ, चाहे वो भगत सिंह रहे हों, चाहे वो चंद्रशेखर आजाद रहे हों, राम प्रसाद बिस्मिल रहे हों, खुदीराम बोस रहे हों, कैप्टन सोहन सिंह रहे हों, उधम सिंह रहे हों, भगवती चरण बोहरा रहे हों, सचिन नाथ सन्याल रहे हों या झांसी की रानी रही हों। इस देश के योगदान में, इस देश को आजाद करने में सबकी बड़ी अहम भूमिका जरूर थी और गांधी जी के मार्गदर्शन में सारे लोग काम करते थे। उनको सारे लोग राष्ट्रपिता मानते थे। लोग कहते हैं कि गांधी जी के ऐसे विचार थे, किसी ने एक थप्पड़ मारा तो दूसरा गाल भी सामने कर देते थे कि मुझे इस गाल पे भी थप्पड़ मार दीजिए। इसका मतलब यह नहीं कि गांधी जी को क्रोध नहीं आता था, गांधी जी के अंदर क्रोध रहता था, लेकिन वो समय का इंतजार करते थे। हम हर दिन सतत परिश्रम इस कार्य को लिए
के लिए करते रहेंगे तो मेरा हर काम जो है समय आने पे आसानी से हो जाएगा। जिस प्रकार से किसी चीज का समय होता है उस पर आप जो करते हैं, अभी आप विद्यार्थी हो, परीक्षा देने जा रहे हो और परीक्षा के दौरान ही सारा पढ़ाई बंद कर दो तो क्या सफलता मिलेगी? उसका असली समय भी क्या होता है, उस समय आप लोग दिन रात करके पढ़ते हो ना। उसी प्रकार से समय का इंतजार करना चाहिए, आदमी के अंदर धैर्य होना चाहिए, सहनशीलता होनी चाहिए, अपने आप को तुरंत आवेश में नहीं आ जाना चाहिए, किसी भी बच्चे को, किसी भी टीचर को, किसी भी व्यक्ति को। तो जैसा कि साथ में हमारे शास्त्री जी हैं जो उन्होंने जय जवान और जय किसान का नारा दिया, किसी भी देश की समृद्धता के लिए, हिंदुस्तान की, खास करके भारतवर्ष की, जय किसान की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोगों को मालूम होना चाहिए, दुनिया का, पूरे विश्व का हिंदुस्तान पहला ऐसा देश है जहां पे 46% एग्रीकल्चरल लैंड है, 46%। जितने डेवलप्ड कंट्री हैं, चाहे वो जापान हो, चाहे वो नॉर्वे हो, चाहे वो स्वीडन हो, चाहे फिनलैंड हो, चाहे वो जर्मनी हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे अमेरिका हो, ऐसे देशों में भी इतनी ज्यादा कृषि योग्य भूमि, 7 और 8% कृषि योग्य भूमि है लोगों के पास। अमेरिका के पास 14-15% है, चाइना के पास, उसके पास भी 16-17% है, 18% है। सबसे अच्छी जमीनों पे हम लोग निवास करते हैं। इसलिए शास्त्री जी ने कहा कि जय जवान, देश की रक्षा के लिए जवानों की जरूरत है और पेट में भोजन के लिए किसानों की जरूरत है। अगर किसान यहाँ का समृद्ध रहेगा तो देश समृद्ध बनेगा। हिंदुस्तान ऐसा देश है कि पूरे संसार से अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट, आयात निर्यात, सारी व्यवस्थाएं बंद कर दी जाए तो हिंदुस्तानी खाने के बगैर नहीं मर सकता है। चावल दाल रोटी सब्जी यहाँ सबको मिलेगी और रहने के लिए छत की जरूरत है। गांधी जी ने कहा था, सादा जीवन के विचार, अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा के मार्ग को अपनाओ और जीवन को ऐसा मत बना दो, इतना भौतिक सुख में पिरो मत दो अपने आप को कि आपको परेशानियों का, कठिनाइयों का सामना करना पड़े। तो किसी भी आवश्यकता को, आवश्यकता से ज्यादा अगर आप खर्च करेंगे, आवश्यकता से अधिक आप भौतिक सुख में अपने आप को मिलाएंगे, पूरे संपूर्ण जीवन में वही एक परेशानी का सबसे बड़ा कारण होता है। ईश्वर ने, मान लीजिए आपके पास बहुत सारा पैसा दे दिया और बहुत सारे उपकरण जो है इकट्ठा कर लेते हो, रहना है और खाना है और कपड़ा पहनना है, इसके अलावा जितनी भी आप सुविधाओं को इकट्ठा करते हो, आज ये चीज खराब है, कल वो चीज खराब है, परसों वो चीज खराब है, आज ये फॉल्ट हो गया, आज वो फॉल्ट हो गया, वहीं से परेशानी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए गांधी जी ने कहा, सादा जीवन, उच्च विचार और सभी धर्मों को समानता, समान लेकर के चलने का विचार, वो एक ह्यूमनिज्म, मानववाद उनके अंदर था। मानववाद समझ रहे हो, एक इंसान का कर्तव्य क्या होना चाहिए, एक मानव का क्या कर्तव्य होना चाहिए, व्यक्ति से प्रेम करे, व्यक्ति से नफरत ना करे। इसीलिए उन्होंने, सब लोग जानते हो क्या, हर जगह लिखा रहता है, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, और सबको सन्मति दे भगवान। कि ऐसी सबको सन्मति दे, ऐसी बुद्धि दे कि सारे लोग एक मत के हों, अच्छे मत के हों, एक आदर्श को लेकर के, एक मानववाद सबके अंदर विकसित हो, उसको लेके चलें। तो दोस्तों, काफी विलंब तो हो गया है। ऐसे विभूतियों के बारे में चर्चाएं बहुत दिनों तक चले तक समाप्त हो सकती हैं, समाप्त नहीं हो सकती हैं। उनके लिखे हुए गांधी जी के एक एक वाक्य, एक एक दर्शन, बहुत बड़ी फिलॉसफी है। उसी समय जो आज हम सोच रहे हैं,
कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के बारे में गांधी जी ने उस समय सोच लिया कि गांव में महिलाएं खाना सिर्फ बनाती हैं, उनके पास और कोई काम नहीं होता था। तो उन्होंने चरखे का आविष्कार किया। आविष्कार नहीं मतलब कि उसको आगे बढ़ाया कि लोग स्वरोजगार अपने घर पे करें। हम लोगों ने बचपन में देखा है कि गांव की महिलाएं उससे जो है हर हफ्ते में ठीक ठाक पैसा अर्न कर लेती है। सत्ता का डिसेंट्रलाइजेशन कैसे हो, विकेंद्रीकरण कैसे हो, जो आज हम इस देश में लागू हुआ, अब उस पर हम अमल कर रहे हैं, वो सब गांधी जी उसी समय उनकी सोच थी, उनका सपना था, जिसे हम आगे बढ़ा रहे हैं और सबको बढ़ाना चाहिए। आप लोग उनके विचारों को पढ़ें। मनाने का यह मतलब नहीं सिर्फ सुन करके भूल जाए। हर महापुरुष के विचार को जैसे आप पढ़ते हैं, ऐसे गांधी जी के भी विचारों को पढ़ें, उनके दर्शन को पढ़ें। हर व्यक्ति के अंदर अच्छाइयाँ भी होती हैं और बुराइयाँ भी होती हैं। हर अच्छाई को आत्मसात करना चाहिए। ठीक है बेटा, तो इसी के साथ हम अपने वाणी को विराम देते हैं। इस 2 अक्टूबर के दिन तो सभी लोगों को ढेर सारी हमारी शुभकामना है। आप लोग अपने जीवन के पथ पे सदैव अग्रसर रहें, आगे बढ़ें, इसी शुभकामना के साथ। जय हिंद, जय भारत। थोड़ा तेज बोलिए। जय जगत। जय जगत। गली गली भैंसे कापी थी, गली गली भैंसे कापी थी, गांव शहर सहमे थे। अंग्रेजी जल्लादों के सांसों तक पर पहरे थे। 200 वर्षों तक हमने गोरों की करी गुलामी, पर तुमने जब अलख जलाई गोरी नस्लें कापी। बिन हथियार लड़े हो फिर भी हार गया शैतान, हे बापू तुमको मेरा प्रणाम, हे बापू तुमको मेरा प्रणाम। वर्तमान परिवेश में भारतीय व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए गांधी के मूलभूत प्रयोगों एवं जीवन शैली का अनुकरण एक सुगम रास्ता हो सकता है। अतः गांधी के जीवन पर विस्तृत चर्चा के लिए गांधी विचारकों के विचारक संपूर्ण भारत के पटल पर गांधी कथा वाचक के रूप में स्थापित हम सबके गुरुजन डॉक्टर सत्यव्रत सिंह सर को गांधी कथा के लिए आमंत्रित करते हैं। अब कोई बहुत सुनिएगा, डॉक्टर सत्यव्रत सिंह बहुत बढ़िया अध्ययन किए हैं गांधी जी के बारे में, और आप लोग उसे सुनिए और आप साथ करिए। खूब अच्छी तरह से आप बताएंगे और बहुत सरल भाषा में गांधी दर्शन को आप लोगों के सामने रखेंगे। सभी लोक आत्माओं को मेरा प्रणाम। हम जैसा कि शेखर सर अभी कह के गए कि हम सब लोग सौभाग्यशाली हैं, हम उस धरती पे जन्मे जहाँ पे अनगिनत ऐसे लोग हैं जो हमारी सदैव प्रेरणा है, जो सदैव हमारी शिक्षा है। मैं आप सभी लोगों का के लिए अपना आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोगों ने हमें पूर्ण करने के लिए समय निकाला है। मैं विशेष करके हमारे सचिव और मैनेजिंग डायरेक्टर से विनोद सिंह सर, जो हमारे परिवार के मुखिया हैं, ये निरंतर हम लोगों को ये प्रेरणा देते रहते हैं कि हम अपने पूर्वजों से सीखना हो, इस विज्ञान से सीखना हो, आधुनिकता से सीखना हो, तकनीक से सीखना हो, उन सब अवसरों पे आप हमारे नेतृत्व के लिए तत्पर रहते हैं, समय निकालते हैं। तो पूरा परिवार आपके लिए आभारी है। प्रशासन में कोई एक ऐसा पहलू नहीं होता है जिसमें एक उतने समय के लिए हम निकाल रहे समय और हमारा काम चल रहा है। मैं आपके लिए कहना चाह रहा हूँ कि कितना मुश्किल होता है समय निकालना, तमाम जिम्मेदारियां होती हैं, और तब जब क्लासेस भी चल रही हैं, एडमिशंस भी हैं, रजिस्ट्रेशंस भी हैं, काउंसलिंग्स भी हैं, बहुत सारी चीजें, उसके बीच में ये समय निकालना ये निश्चित तौर पे दिखाता है कि आप हमको अपने आश्रित बच्चों से कभी मुक्त नहीं रखना चाहते हैं। उसके लिए बरमुला दिल से आभार। मैं जानता हूँ कि आपकी जो जिम्मेदारियां हैं उतनी ही
आवश्यक है। जैसा कि सभी लोगों ने, चाहे वो गांधी हो, शास्त्री हो, उनका मानना है कि कर्म से बड़ी कोई पूजा नहीं है, कोई श्रद्धा नहीं है और कोई प्रेरणा नहीं है। तो मैं आप उनके आने पे अपना आभार व्यक्त करता हूँ और मैं जानता हूँ कि अब आपको निकलना है। धन्यवाद। शुरुआत एक प्रस्तावना के रूप में हमको रख दी है। गांधी जो गांधी को हम चर्चा करने जा रहे हैं, उस गांधी को ज्यादातर लोग, जैसा शेखर सर ने खुद ही कहा, कि सिर्फ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में जानते हैं। और गांधी का ही आग्रह है कि अगर किसी सत्य वही है जो समग्रता में दिख जाए। जैसे हम हाथी की कहानी की बात करते हैं, एक हाथी को 6 अंधे देखने जाते हैं और किसी को पैर छूने को मिलता है, किसी को पेट छूने को मिलता है, फिर वो आपस में 6 झगड़ा करते हैं कि हाथी खंभे जैसी है, हाथी नगाड़े जैसी है। ये झगड़ा तभी होता है जब हमें सत्य पूरा नहीं दिखता है। तो गांधी का आग्रह है कि सत्य को पूरा देखने का प्रयास किया जाए और यही गांधी की विशेषता भी है। गांधी की जो मैं कथा, जैसा कि ज्यादा बढ़ा चढ़ा के हमारी बहन ने कहा कि आप विश्व नहीं, मुझे आज राजीव गांधी फाउंडेशन फेलोशिप रहा है, मैं भारत के स्तर पे कथा कहा है मैंने गांधी के बारे में। और ये कथा कहने की प्रेरणा मुझे इससे मिली कि मुझे अपनी वेदना, संवेदना, मुझे अपना दुख, अपना सुख साझा करना अच्छा लगा। और जब मैं गांधी के बारे में बात करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपनी वेदना, मैं अपनी संवेदना, मैं अपना दुख और अपना सुख साझा कर रहा हूँ। दुख साझा करता हूँ तो वो कम हो जाता है और सुख साझा करता हूँ तो कई गुना बढ़ जाता है। गांधी की दुख साझा करने का तात्पर्य मेरा यहाँ पे है कि गांधी की आवश्यकता मुझे तब तक महसूस होगी जब तक गैर बराबरी, गरीबी, अत्याचार, हिंसा, इस तरह के कृत्य समाज में बने रहेंगे, तब तक गांधी रिलेवेंट रहेंगे। गांधी खुद के शब्दों में कहते हैं कि आजादी प्राप्त करना मेरे जीवन का सबसे लघुत्तम प्रयास है। आजादी उनका महत्वपूर्ण प्रयास नहीं था, ये तो हम जानने वालों की कमी रह गई कि हमने सिर्फ उनके आजादी के पहलू को देखा। गांधी की व्यक्तित्व को मैं 2 भाग में देख पाता हूँ, एक उनकी श्रद्धा और दूसरा उनका पुरुषार्थ। श्रद्धा उनकी सत्य में है और पुरुषार्थ उनका अहिंसा है। जिस अहिंसा को हम कमजोरी मानते हैं वो कमजोरी नहीं है, ये किसी अभयवान व्यक्ति की ही पुरुषार्थ हो सकता है कि वो अहिंसा के बारे में सोचे। और विनोबा जी का पूर्वी पाकिस्तान जो बांग्लादेश में ये कहना जय जगत जय पाकिस्तान के बदले में ये मानसिक अहिंसा है। नहीं तो जय हिंद जय पाकिस्तान कौन ज्यादा तेज बोलता है, इसकी होड़ लग जाती है और शायद वो होड़ खत्म नहीं होती है। और इसकी दूरदृष्टि गांधी को थी कि अगर हिंदुस्तान को विश्व गुरु बनना है तो अहिंसा ही एकमात्र जरिया है, नहीं तो ये विश्व ही समाप्त हो जाएगा। हमको ऐसा लगता है कि गांधी के बदले अन्य लोग जो हिंसा की पैरवी करते रहे वो ज्यादा ठीक थे। वो उस समय तात्कालिक दृष्टि पे देखते थे कि एक मारेंगे, एक मरा, मेरी तरफ से 10 हम मार देंगे और इससे वो डर जाएंगे और चले जाएंगे। लेकिन तालिबान का हालत आज मेरे सामने है, हमारे सामने। तालिबान किसी तरह से अफगानिस्तान के मतलब उन कट्टरपंथियों का सत्ता गया तो फिर कुछ समय के बाद वो अपने, लेकिन किस आधार पे? वो हिंसा के। अगर इसी तरह के समाज की कल्पना को आगे बढ़ाया जाए तो हमारे पास समाज के रूप में बचेगा क्या, उसमें मानव कितने बचेंगे? ये बात गांधी बहुत पहले जान चुका था। इसीलिए अगर हम उसके पहलुओं को देखें तो उसका पहलू इतना छोटा नहीं है जितने में हम उसको आंक लेते हैं। वो एक वैज्ञानिक है, वो एक दार्शनिक है, वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बहुत कम है।
उसको आज़ादी से इसलिए असहयोग आंदोलन को जब 22 से 23 मुझे एग्जैक्ट चौरी चौरा कांड अगर आप लोगों को याद होगा, उस समय पूरा देश और पूरे देश के युवा वृद्ध असहयोग आंदोलन में लगे थे। और गांधी चौरी चौरा कांड के बाद कहते हैं कि मैं असहयोग आंदोलन का वापस लेता हूँ। उसमें कुल 22 हिंदुस्तानियों को जला, हिंदुस्तानियों ने, किसी हिंदुस्तानी ने किसी हिंदुस्तानी को ही जलाया था। उस 22 लोगों का नाम आप चाहेंगे तो बहुत आसानी से विकिपीडिया में मिल जाएगा। वो 22 के 22 हिंदुस्तानी हैं जिनको हिंदुस्तानियों ने जला दिया। उस हिंसा के आधार पर भारत का समाज ये गांधी को बिल्कुल भी गंवारा नहीं था, इसलिए गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस किया। इस पे बहुतों को आपत्ति हुई, कांग्रेस के सदस्यों को, कांग्रेस के नेताओं को, और सभी लोग अवाक थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, मोतीलाल नेहरू हो, जिन्ना हो, भगत सिंह भी। भगत सिंह खुद में समाधान सोचने लगे कि ये हिंसा हुई क्यों, तो उनको लगा कि ये तो गांधी के जन हो ही नहीं सकते, ये कोई कट्टरपंथी होगा। उस समय समाज में कई संगठन बन गए थे जो धर्म विशेष के आधार पर बन गए थे। तो इस निष्कर्ष पे भगत पहुंच गए थे। उस घटना के बाद जब गांधी अरेस्ट होते हैं, अरेस्ट होकर के बाहर आते हैं, 6 साल की सजा होती है, उस समय गांधी से मिलने भगत जाते हैं और भगत से गांधी कहते हैं कि मेरा आग्रह है कट्टरपंथियों से, मतलब क्रांतिकारियों से, गलत बोल गया मैं, क्रांतिकारियों से कि 1 वर्ष तक हिंसा न करें, और इसका आश्वासन भगत उनको देते हैं। भगत किस विचारधारा के थे, भगत को फांसी क्यों हुई, ये सारी दुनिया जानती है। भगत किस विचारधारा के थे? मुझे लगता है नहीं जानती है। लेकिन भगत को फांसी हुई और वो फांसी गांधी रोक सकते थे, ये सारी दुनिया जरूर जानती है। आप इसमें आपको अगर जरा सा जागरूक होकर देखेंगे, जरा सा सचेत होकर के देखेंगे, तो उस समय की साम्राज्यवादी व्यवस्था का षड्यंत्र समझ में आएगा कि गांधी को बदनाम करेंगे तो गांधी का संगठन जो आजादी के संघर्ष कर रहा है वो बिखर जाएगा और आजादी और दूर हो जाएगी। जबकि आपको मैं साझा करना चाहूंगा कि भगत ने अपने पिता को 3 पेज का पत्र लिखा था, और उसमें एक जगह उन्होंने लिखा है कि मुझे आपके ऊपर इतना क्रोध आ रहा है कि मैं आप पे आरोप लगाते लगाते कहीं कहीं आपको भला बुरा ना कह दूं। आपने मुझसे बिना पूछे मेरे लिए जीवन दान का अपील कैसे कर दिया। ट्रिब्यूनल कोर्ट में उनके पिताजी ने अपील किया था कि मेरा बेटा जिस दिन सैंडर्स मारा गया था उस दिन लाहौर में नहीं था। इस बात को भगत सिंह खुद खारिज करते हैं। उस भगत सिंह के जान को बचाने के लिए जिसके पिता प्रयास कर रहे हैं, उस पिता से उनका मतभेद इतना गहरा है कि उनको बड़ी कड़ी चिट्ठी लिखनी पड़ती है और कहते हैं कि इस पत्र को प्रकाशित करिए, मैं सोच समझकर फांसी के फंदे पे चढ़ने जा रहा हूं और मैं किसी भी तरह का अपील दया की नहीं कर रहा हूं। मैं सोए हुए लोगों को जगाने के लिए असेंबली में बम फेंका था, मैं क्षमा नहीं मांग रहा किसी से और ना मांगूंगा। ये बात उनके पिता को नहीं मालूम थी कि भगत सिंह कितना सम्मानित व्यक्ति है, लेकिन गांधी को मालूम थी। गांधी के प्रति उनकी श्रद्धा थी और भगत की श्रद्धा गांधी के प्रति और गांधी की श्रद्धा भगत के प्रति बराबर थी। बस उनका बस एक ही आग्रह था कि तुम थोड़े भटक गए हो, तुम जिस रास्ते पे हो वो रास्ता पूर्ण नहीं है। जैसा कि मैंने कहा, उनका आग्रह था हम संपूर्णता में जिए। इसलिए ये प्रेरणा मुझको मिली बार बार कि मैं गांधी के बारे में मैंने कहा है, मैंने गांधी कथा कहने का मेरा अभ्यास जब भी मौका मिलता है मैं गांधी कथा कहता हूँ। मैंने दिल्ली के जवाहर भवन के वंडर रूम में भी गांधी कथा कही है और मैंने अनेक विद्यालयों, महाविद्यालयों, यूनिवर्सिटीज में भी गांधी कथा कही है। आज मुझे फिर से एक बार अवसर मिला है गांधी कथा कहने के लिए। मैं आज आयोजक मंडल का आभारी हूँ। गांधी के बारे में अगर मैं कहना शुरू करूँ तो मैं सबसे पहली बात जो हमें उनके स्वतंत्रता संग्राम के अलावा चरित्र निर्माण के लिए जो पहली प्रेरणा मिलती है कि गांधी सदैव सकारात्मक करते थे। उनके दृष्टि में सभी मानव उत्तम है और उत्तम करने का प्रयास करता है, चाहे वो किसी भी विषम परिस्थिति में क्यों ना। पहली लाक्षणिकता है गांधी की।
वो कभी किसी को ये मानते ही नहीं है कि ये नीयत खराब है इस व्यक्ति की। तो ऐसी कई घटनाएं, जिसमें से एक घटना मैं आपसे शेयर करूंगा। अफ्रीका की मीर आलम साहब हैं, जिनको किसी ने भड़काया है कि गांधी जो है दक्षिण अफ्रीका की सरकार से मिल गया है और वो वहाँ पे परमिट बनाने के बात पे सहमत हो गया कि जितने लोग आएंगे उनका यहाँ परमिट बनेगा। तो मीर आलम कहते हैं कि मैं इसको होने नहीं दूंगा, और अगर मुझे इसके लिए किसी की हत्या भी करनी पड़ी तो मैं ये हत्या कर दूंगा। मीर आलम साहब जहाँ पे ये कानूनी प्रक्रिया होनी थी, जहां पर भारतीय लोग इकट्ठे हो रहे थे अपने रजिस्ट्रेशन के लिए अफ्रीका में कि मेरी यहाँ रहने की वैधता बन सके, मैं वैध नागरिक बनूं यहाँ का, इस प्रक्रिया के लिए जब लोग इकट्ठा हुए, वहां पे मीर आलम साहब कुछ लठैतों के साथ पहुंचते हैं और गांधी के सामने ये घोषणा करते हैं कि अगर किसी ने इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा और मैं उसको जीवित नहीं छोड़ूंगा। गांधी कहते हैं किसी ने नहीं, ये शुरुआत मैंने की है, मेरा आग्रह है कि मैं ये काम करूं, इसलिए मैं पहले आगे आऊंगा और मेरा रजिस्ट्रेशन पहले होगा। रजिस्ट्रार साहब की तरफ बढ़े तो उन्होंने एक बार और धमकी दिया, ठहर जाओ, ये तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। गांधी ठहरे नहीं। गांधी जिसको अभय प्राप्त था, जो अपने जीवन में नए व्यक्तित्व को प्राप्त कर रहा था, जो कभी बचपन में भूत के नाम से डरता था, वो इतने बड़े साम्राज्यवादी ताकत के खिलाफ अकेले खड़ा होकर के कहता है कि नहीं, मैं रुकूंगा नहीं, मैं आगे बढ़ूंगा। मीर आलम साहब जैसे ही देखे गांधी आगे बढ़ रहे हैं, उन्होंने अपनी लठ का प्रहार गांधी पे शुरू किया। गांधी ने मार खाना शुरू किया, लेकिन आगे बढ़ते रहे। तो मारने वाला कहाँ रुकेगा, उसका अपना संकल्प है, वो तब तक मारता रहा जब तक गांधी अचेत नहीं हो। गांधी के अचेत होने के बाद क्या हुआ गांधी को तो नहीं पता है, लेकिन जब तक उनको होश में आया, तो होश में आते ही उन्होंने पहली बात जो कही है कि मुझे रजिस्टर लाइए, रजिस्टर क्या है, मुझे वहां ले चलिए, मैं पंजीकरण करूंगा। और दूसरी बात उन्होंने जो पूछी है कि मीर आलम साहब कहाँ है। पहला कर्तव्य बोध, कर्तव्य प्रथम है। द्वितीय बोध में मैं आपको आगे विस्तार से बताता हूँ कि क्या हुआ। द्वितीय बोध क्या है, मीर आलम साहब गलत नहीं हो सकते हैं। मानव के मूल्य में जो उनका विश्वास है, वो ये विश्वास है कि मीर आलम गलत हो ही नहीं सकते, इसलिए मीर आलम साहब कहाँ है, मतलब उनकी भी चिंता है। तो ये हुआ कि उनको पुलिस ले गई, तो नहीं, मेरी तरफ से कोई एफआईआर नहीं, मेरी तरफ से कोई एफआईआर नहीं भाई, उन्होंने जो सही समझा वही मेरे साथ किया। उनको लगा मैं कुछ गलत कर रहा हूं उनके खिलाफ, इसलिए उन्होंने मुझे मारा है। ये गांधी ने उस समय कहा, और गांधी ने ऐसा पहली बार नहीं कहा। गांधी को जब ट्रेन से फेंका गया था, तब भी उनके दिमाग में आया कि अगर मैं एफआईआर करूंगा तो सजा होगी, लेकिन ये बात समझ में आ गई थी कि सिर्फ एक व्यक्ति को सजा होगी, ये जो काले गोरे का भेद है, ये परंपरा तो इससे नहीं मिटेगी, इसीलिए बीमारी का इलाज करो, बीमार को बचा लो। इस दृष्टि को देखना भी जरूरी है। अगर हम समग्रता को समझने जाएंगे, अगर हम समग्रता को देखेंगे, तो समग्रता हमको बताती है कि गांधी की दृष्टि को समझने के लिए भी दृष्टि चाहिए। अगर हमारे पास दृष्टि नहीं है तो गांधी की दृष्टि कैसे दिखेगी? तत्काल तौर पे तो गांधी पूरी दुनिया को गलत दिखते थे, लेकिन आज अगर हम उनके वैज्ञानिक प्रयोगों को पीछे मुड़कर देखें तो आज उनका ही विकल्प हमारे पास बचा है। मैं बिना नाम लिए कहूं कि एक संगठन केवल उनको मिटाने पे लगा है। उसी संगठन के द्वारा बनाई गई पार्टी का नेता वैश्विक स्तर पे अपनी इमेज बनाने के लिए 124 देशों से एक गीत गवाता है, 124 देशों से, जो गीत गांधी का सबसे फेवरेट भजन है, और उसको अपने अंतरराष्ट्रीय स्टेज पर, वो ग्लोबल लॉन्चिंग है,
41 देशों की एक छोटी सी क्लिप, मतलब वो 124 देश ने बनाया और 41 देशों ने की क्लिप को उन्होंने बटन दबा करके इनॉर्गेट किया था। वो वीडियो पूरा नहीं चला, उन्होंने आदित्य जी ने भगा दिया। मेरा उद्देश्य था कि वो पूरा चलता, उसमें मोदी जी का भी संबोधन है, उसके बाद जाकर के वो वीडियो है जिसमें वो बटन दबा करके उस संगीत को लॉन्च करते हैं जिसमें 41 देशों के कलाकारों ने गांधी के भजन को शब्दशः और उसी धुन में, जिस धुन में गांधी गाते थे, गाया है, उसमें जरा भी छेड़छाड़ नहीं किया। कई बार मैं जब गांधी कथा कहता हूं तो जैसे अब ये एक तरफा संवाद है, आपको सवाल जवाब के लिए समय मैं चाहूंगा कि मिले, लेकिन अभी ऐसा अवसर दिख नहीं रहा है। मैं अपनी बात को खत्म भी अभी 15-20 मिनट में करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि कार्यक्रमों की सीमा होती है, एक समय के भीतर सब कुछ संचालित होते रहना चाहिए। उसमें मैं सिर्फ इतना ध्यान दिलाना चाह रहा हूं कि हमको गांधी की समग्रता को देखने की लगातार कोशिश करते रहना चाहिए। अगर हम गांधी की समग्रता को न देखें तो हमको समाज समझ में नहीं आएगा। तो मैं जो कह रहा था कि आप केवल गांधी की बात करते हो, मैं किसी की महानता को छोटा या बड़ा नहीं कह रहा हूं। गांधी खुद ऐसा नहीं करते थे। उनके आश्रम में 22 वर्ष एक नौजवान रहा जिसका देहांत 2018 में हुआ, जो 10 वर्ष तक उनका सचिव भी रहा। नारायण देसाई नाम है उनका, आप देखिएगा, वो भी गांधी कथा कहते हैं, कहते रहे, अब नहीं है। नारायण देसाई एक बार इजराइल में गए थे और वहां पे अपनी बात साझा कर रहे थे, तो इजराइल में एक एग्जीबिशन लगा था। एग्जीबिशन में एक 12-13 साल की बच्ची उनसे पूछती है, आप भारत से लग रहे हो? बोले हाँ मैं भारत से हूँ। तो फिर उन्होंने पूछा उस लड़की ने कि आप गांधी को देखे हो? तो उन्होंने कहा मैं गांधी के आश्रम में रहा हूँ 22 वर्ष और 10 वर्ष उनके साथ काम किया। उस लड़की ने कहा फिर गांधी के बारे में एक विशेषता बताइए मुझे। तो गांधी ने कहा कि उनको किसी में कोई फर्क नहीं दिखता था, उम्र का भी नहीं, जाति का भी नहीं, धर्म का भी नहीं। मैं जब 6 वर्ष का था तब वो मेरे कंधे पे हाथ रख के मेरे साथ घूमते थे और ऐसा बर्ताव करते थे जैसे मैं उनके बराबर हूँ। वो मुझसे सत्याग्रह की बात करते थे, वो मुझसे समाज निर्माण की बात करते थे जब मैं 6 वर्ष का था। वो मुझसे उस समय 54 वर्ष बड़े थे। तो मैं जब खेलता था तो मेरे साथ खेल में भी हिस्सा ले लिया। तो लड़की ने कहा इसीलिए मेरी माँ कहती है कि तू बड़ी होके गांधी बनना। ये इजराइल की बात है, बड़ी होके तुम गांधी बनना है। तो गांधी को इसलिए कि गांधी बहुत ही वैज्ञानिक आदमी है ना। गांधी के जितने पहलू हैं उतने मेरा लगभग गांधी को समझने की यात्रा आज देखा जाए तो 2004 से लेकर के 2021 तक 17 वर्ष की यात्रा मेरी गांधी को समझने की है। लेकिन मैं कहता हूं कि अभी बहुत सारे पहलू हैं जिनकी व्याख्या मैं भी नहीं कर पाता हूं कि उसके पीछे उनका दृश्य क्या होगा। तो गांधी 2 विषयों में बढ़ता है, एक उसका श्रद्धा है जो सत्य के प्रति है, एक उसका पुरुषार्थ है जो अहिंसा है। और गांधी की संपूर्णता को देखें तो सत्य जड़ है, अहिंसा तना है और शाखाएं उनके 18 रचनात्मक कार्य हैं, वैज्ञानिक रचनात्मक कार्य हैं। उन रचनात्मक कार्यों पे चर्चा कम होती है, टुकड़ों टुकड़ों होती है। कोई उसको कहता है कि हम लोगों को स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की बात करनी चाहिए, कोई कुछ कहता है। लेकिन उनकी वैज्ञानिकता यूं है कि वो अगर उस समय हमने मान ली होती, जब हम देश आजाद हो रहा था, उस समय के नेतृत्व ने मान लिया होता, तो आज विश्व में हमारे जितना उत्पादक देश कोई ना होता। 1780 तक हमारा देश का जो उत्पादन था, वैश्विक उत्पादन जीडीपी 40% था। 40%, क्योंकि हर घर उत्पादक था, हर घर उत्पादक था। और उसी कल्पना को गांधी फिर से जीना चाहते थे, उसी बात को फिर से, वही हमारा आजाद भारत होता। आजादी महत्वपूर्ण नहीं था, आजाद भारत का भविष्य ज्यादा महत्वपूर्ण था, जो अहिंसा पे टिका हो, जो विश्व को रास्ता दे। तो गांधी
कि जो व्यक्तित्व की बात कर रहा था मैं, गांधी निरंतर दूसरा जो लक्षणता है कि वो निरंतर अपने व्यक्तित्व का निर्माण करने में लगे रहते थे। उसके 10 नियम हैं जो मैं आपसे साझा करूंगा। मुझे लग रहा है कि आप लोगों को अब जो है इस कार्यक्रम में उतनी रुचि नहीं आ रही है, तो मैं बस उस बात पे ले जा करके गांधी जी की इस सत्र को रोक के लंच का घोषण होगा। उसके बाद फिर हम लोग दूसरे सत्र में शास्त्री जी के ऊपर प्रकाश डालने के लिए इकट्ठा होंगे। तो मैं गांधी की 10 बातें जो हम लोगों को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करना चाहिए, वो नित्य कहते हैं कि नित्य मेरा व्यक्तित्व बढ़ना चाहिए आगे, इसलिए उनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है सत्य के साथ मेरे प्रयोग। और जब नोआखोली में 76 वर्ष के गांधी से एक अमेरिकन पूछता है कि अमेरिका के लोगों के लिए एक संदेश दीजिए, तो गांधी कहते हैं आमार जीवनी आमार बानी। उस समय वो बांग्ला सीख रहे हैं, उस समय वो, और कहते हैं मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। तो ये वही कह सकता है जो रोज यात्राएं कर रहा है, व्यक्तित्व की यात्राएं कर रहा है, व्यक्तित्व निर्माण की, व्यक्तित्व विकास की यात्राएं कर रहा है, ये वही व्यक्ति कर सकता है। हमार जीवनी हमार बानी, इसलिए उनके ऑटोबायोग्राफी का नाम अंग्रेजी में माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ है और हिंदी में सत्य के साथ मेरे प्रयोग है। और गांधी कहते हैं, ये बहुत ताकत की बात है कि मैं आज जो आपसे कह रहा हूं, अगर 10 साल बाद इसमें कोई अंतर पाइएगा तो 10 साल बाद वाली बात पे सहमत होइएगा, 10 साल पीछे मैं गलत था और मेरे जीवन के अनुभव से, मेरी यात्रा से जो मैं आज कह रहा हूं वही सही है। तो ये व्यक्तित्व निर्माण कैसे होता है? आत्मनिरीक्षण, किसी भी कार्य को करने से पहले हमको आत्मनिरीक्षण करना है। दूसरा नंबर, गलती दिखे तो उसको स्वीकार करें। तीसरा नंबर, गांधी यूज्ड टू से at every of its fault that I have done Himalayan blunder, और ये वो लोगों से कहते थे। तो गांधी का जो तीसरी लाक्षणिकता है वो ये है कि हमको स्वीकार करना चाहिए। स्वीकार करने से एक फायदा होता है कि लोग मदद करते हैं हमको हमारे व्यक्तित्व के निर्माण में। मैं आपके सामने अगर अपनी गलती स्वीकार करूं कि आज मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, कल आप मुझको उस गलती के समय रोक देंगे। क्या करने जा रहे हैं? ये व्यक्तित्व का निर्माण है। तो तीसरी बात जो उन्होंने कहा कि अपनी गलती को स्वीकार करो और चिल्ला के बोलो लोगों को कि मैंने गलत किया है। चौथी बात जो उनके अंदर है वो ये है कि गलती हो गई है तो संकल्प लो, पश्चाताप करो। पांचवी बात कहते हैं पश्चाताप करो। छठवीं बात, पश्चाताप पे अडिग रहो। इस तरीके से आप अपने व्यक्तित्व का निर्माण कर सकते हैं। और अगर हमको वास्तव में आज अगर देखा जाए तो आज के सापेक्ष में गांधी के कदमों को समझने की और चलने की आवश्यकता इसलिए है कि आज हमारी सारी सरकारी संपत्तियां बिक रही हैं। आज हम फिर उसी तरह जिस तरह से अंग्रेज हमारे ऊपर जबरदस्ती करके हमको गुलाम बना रहे थे, आज हम फिर उस गुलामी की तरफ बढ़ रहे हैं। ग्रामोद्योग बचे नहीं है, हमारा अपना स्किल बचा नहीं है, हमारे अपने किसी प्रोडक्ट की कीमत हम तय नहीं कर सकते हैं। सरकार मनमानी कर रही है। पिछले 1 वर्ष से आप किसान आंदोलन देख लीजिए, कहीं कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहा है, निरंकुशता है। मीडिया बिक चुकी है, वही बात लिख रही है जो बात मीडिया जो बात सरकार चाहती है। जिस समय अंग्रेज दबाव बना के कम से कम मीडिया उनके नियंत्रण में नहीं था, आज जो हमारी स्थिति है, जो सरकारें हैं जो हमारे ऊपर अपना सब कुछ संचालन कर रही हैं, तो हम उसमें खाली करने के लिए अगर हम ग्रामोद्योग और अपने स्किल आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तो कल हमारा शोषण। गांधी जी ये जानते थे कि जब हम औद्योगिकरण की तरफ जाएंगे तो मशीनें हमारी जगह लेंगी, और ये बात सब लोग जानते हैं। एक मशीन आती है तो 100 आदमी, 1000 आदमी, 10,000 आदमी इनको रिप्लेस कर देती है। ये बेरोजगारी इसलिए नहीं है कि काम कम है, ये बेरोजगारी इसलिए है कि हमने जो रास्ता अपनाया है प्रगति का, वो रास्ता गलत है।
हर व्यक्ति के लिए काम तभी होगा जब उत्पादन मानव श्रम आधारित होगा, और ये विजन उसके पास है। उस विजन पे हम आज नहीं तो कल पहुंचेंगे। अगर आज पहुंच जाते हैं तो ये हमारे लिए बेहतर है, क्योंकि हम अपनी अगली पीढ़ी के लिए कुछ दे कर नहीं जा रहे हैं कर्ज के अलावा। हमारी पीढ़ियों ने शायद अगर कर्ज का आकलन उस समय कहते थे कि हर बच्चा जो जन्म लेने वाला है उसके ऊपर भी इतने हजार का कर्ज है, तो आज वो लाखों में हो गया है। पढ़ने लिखने वाले लोग जानते होंगे ये बात। हम लोग दिन प्रतिदिन लगातार कर्ज में बढ़ते जा रहे हैं। तो ये मशीन ने हमको बेरोजगार किया और इस बेरोजगार ने हमको गुलाम बनाया। ये बहुत ही सिंपल सी बात है जिसको हमको समझना चाहिए। चाहे कोई भी आयाम हो, गांधी द्विज हुआ, गांधी ने बुद्ध का रूप धारण किया, गांधी ने दुनिया को वो समझ ली। बुद्ध केवल आध्यात्म थे, इन्होंने संघर्ष और निर्माण दोनों पर ध्यान दिया है। उन्होंने चिंतन भी किया और रास्ता भी दिया है। केवल संकल्प मतलब केवल संत वाला रास्ता नहीं है, हमें अपने जीवन को कैसे जीना है इस बात की राजनीति भी उन्होंने की है। तो मैं बस आज का सत्र यहीं पे रोकता हूँ। आप लोगों ने मुझे समय दिया, मैं आप लोगों का अगर कहीं कोई द्वंद्व बना हो हमारे इस बातचीत में, मेरे इस संवाद में, तो आप से मैं संवाद करने के लिए अभी 10-15 मिनट हम लोग रुक सकते हैं। तो अगर किसी को भी लगता है कि वो अपना मेरे से असहमत है, मेरे विचार से असहमत है, तो मैं आग्रह करूंगा कि आप अपने विचार मतलब हम लोग साझा करते हैं आप लोगों से। प्रतीक कुछ कह रहे हैं। कौन? गांधी वो हर आदमी है जो अपने से बाहर किसी की भी चिंता करता है। गांधी के सारे आयाम भी हो सकते हैं मेरे अंदर। मैं कह रहा हूं कि अगर मैंने जरा सा भी कहीं ये सोचा कि इनके साथ अन्याय हो रहा है, तो मेरे अंदर वो गांधी है। गांधी की लाक्षणिकता तो यही है कि जब भी मैं कह रहा हूँ कि गांधी का रिलेवेंस, तो मैं कह रहा हूँ गांधी भी है। अगर कोई अन्याय के प्रति खड़ा हो रहा है तो वो गांधी है। कोई जरूरी नहीं है कि आप गांधी संस्था से जुड़े हैं, कोई जरूरी नहीं है आप खादी वस्त्र धारण करते हैं। वो हर व्यक्ति गांधी है और गांधी है हमारे अंदर। गांधी को जितना समझते जाएंगे उतने ही गांधी होते जाएंगे। ये तो विचार है, गांधी व्यक्ति नहीं है। व्यक्ति के अंदर गलतियां की, उसने बहुत सारी गलतियां की हैं, चोरी की है, झूठ बोला है और भी बहुत सारी गलतियां, लेकिन उन गलतियों को इस स्तर पे स्वीकार किया कि वो गलतियां उसने दोबारा कभी की नहीं। मजूमदार उनके एक साथी थे, एक क्लब में वो भटक रहे थे, एक महिला के साथ उनको समय बिताते हुए कुछ भटकाव हुआ, तो मजूमदार ने उनको पकड़ के रोका, क्या कर रहे हो तुम, कैसे ये कर सकते हो? गांधी सचेत हो गए। वो अपनी आत्मकथा में लिखते हैं कि मेरे ईश्वर ने मुझे बताया। वही मजूमदार कुछ वर्षों बाद गांधी आश्रम में काम करने वाले एक साथी से मिलते हैं, तो वो मजूमदार उसी दिन घोषणा करते हैं आदमी अच्छा है, लेकिन इसको किसी दिन किसी हिंदू से कोई हिंदू इसको गोली मारेगा। आदमी अच्छा है, इसका क्या तात्पर्य है? लोगों को पता था गांधी मारा जाएगा। गांधी क्यों उसी समय उसी दशक में कि JF कैनेडी मारे गए, जिसने वैश्विक स्तर पे भाईचारे की बात की, उसको कोई ना कोई मार देता है। और मारने वाला दिखता अलग है, मारता कोई और है। मारता वो है जो साम्राज्यवादी है। और आज साम्राज्यवादी कौन है? मल्टीनेशनल कंपनीज, जिसकी पूरी दुनिया में ब्रांचेज है। पहले ब्रिटेन था जिसको साम्राज्यवादी ताकत कहा जाता था, कि जिसके शासनकाल में सूरज नहीं अस्त होता है। आज कौन है जिसके शासनकाल में सूरज नहीं अस्त होता है? मल्टीनेशनल कंपनी, कारपोरेट कैपिटलिस्ट, जो नाम दे पाए और बर्बादते हैं। मतलब JF कैनेडी कोई सामान्य आदमी नहीं, विश्व का सबसे ताकतवर आदमी, अमेरिका का प्रेसिडेंट। अब्राहम लिंकन मारा गया, गांधी मारे गए। वो जो विश्व को वैश्विक नजरिए से देखते थे, जिनको ये आग्रह था कि मुझे समग्रता में देखना है जीवन को, उनको ये व्यवस्था जीने नहीं देना चाहती। तो गांधी तो है, गांधी कहाँ नहीं है?
मैं 1998 की बात बताऊं, एक फादर कुंस हुआ करते थे और ये घटना है ब्राजील के सबसे बड़े शहर की। उस समय वहां अकाल पड़ा। जिस क्षेत्र में अकाल पड़ा उसके पूर्वी पश्चिमी दो भाग थे। तो पश्चिमी भाग में वो फादर कुंस रहते थे। जब उन्हें पता चला वहां अकाल पड़ा है और वहां के व्यापारी आवेदन दे रहे हैं मीडिया पेपर के माध्यम से कि उनको हथियारों का लाइसेंस दिया जाए, क्योंकि अगर कोई भूखों मरेगा तो हो सकता है लूटपाट करने आ जाए। ये 2000 की बात है। गांधी मर चुके थे और फादर कुंस गांधी के मरने के बाद पैदा हुए थे। गांधी उसमें था। वो गया पश्चिमी से पूर्वी शहर और कहा मुझे अनुमति चाहिए, मैं यहां पर भूख हड़ताल करना चाहता हूं, क्योंकि जिसके पास है वो जिसके पास नहीं है उसको कुछ दे नहीं रहा है। मुझे वो वेदना महसूस हो रही, मुझे वो संवेदना महसूस हो रही, इसलिए मैं भूख हड़ताल करना चाहता हूं। लोगों को मजाक लगा, लोग उनके ऊपर हंसे। वो अकेले पहले दिन बैठे और प्रतिदिन 1000 लोग उनसे अनुमति लेकर के बैठने लगे। कभी एक दिन ऐसा है कि ये संख्या 10,000 की हो गई और 21वें दिन सभी लोगों ने अपने लगभग 10,000 घरों ने, ऐसा कहा जाता है कि अपने दरवाजों पे लिख दिया कि मेरे यहाँ अनाज है, जिसको जरूरत है ले जाए। ये गांधी कहां नहीं। जरा सा दूसरे के बारे में सोच के देखिए, जरा रचनात्मक होकर देखिए, जरा वैज्ञानिक होकर के देखिए। जब वर्धा गांधी शिफ्ट हुए थे तो मगन आश्रम बनाया उन्होंने अपने भतीजे के नाम पर, और वहां पे उन्होंने कहा कि मुझे वो सारे ग्रामोद्योग के कारीगर चाहिए जो हर गांव को आत्मनिर्भर बना सके। तो वहां पे ज्यादा काम तिलहन का होता था, ज्यादा काम जंगल का, शहद का होता था, कपास का होता था। सारी उन्होंने सब कुछ और सब काम वैज्ञानिक ढंग से किया। चरखा लाए और उस चरखा आने पे आप सबको पता है कि इंग्लैंड की जो सबसे बड़ी बड़ी मिल्स थी वो बंद हो गई। वो लड़ाई जो बंदूक से लड़ी जाती है उससे ज्यादा बड़ी लड़ाई लड़ी जाती है कि अगर हम मल्टीनेशनल कंपनीज के प्रोडक्ट पे निर्भरता खत्म कर दें तो वो खुद ही दरिद्र हो जाएंगे, खुद ही हार जाएंगे हमसे। ये अहिंसक लड़ाई, ये विजन है, लेकिन हिंसा में हम नहीं जीत सकते। आज उनके पास परमाणु बम है, हम कितने समय तक टिक पाएंगे उनके साथ? आज अगर हमको किसी बात का आवाज, ये भविष्य देखने वाला व्यक्ति अगर कोई धरा पे हुआ है तो वो गांधी हुआ। शहद निकालने की इस बात को मैं खत्म कर दूंगा। शहद निकालने की विधि जितने लोग गांव में रहते होंगे जानते होंगे कि शहद निकालने वाला आता है, धुआं लगाता है, सारी मक्खियां भग जाती हैं, ऑलमोस्ट मर जाती हैं, भगती नहीं है, मर जाती हैं। उसके बाद क्योंकि वो मधुमक्खी जहरीली होती है। 1936 में गांधी उन वैज्ञानिकों को जो शहद बनाने की प्रक्रिया पे काम करते हैं उनको बुलाते, कहते हैं कि इन मक्खियों को बचाया कैसे जाए, इनको बिना मारे शहद कैसे निकल सकता है। वो हार गए। उन वैज्ञानिकों ने हार मांगी कि ऐसा कोई तरीका नहीं, क्योंकि ये जहरीली होती हैं और डंक मारती है। गांधी का खुद का प्रयोग है, उन्होंने ऑब्जर्वेशन में रखा इस बात को और पता चला कि साल में एक बार ऐसा आता है जब मधुमक्खियां सारी उस छत्ते को छोड़कर चली जाती, रानी मक्खी को छोड़कर। और ये सभी लोग जानते हैं रानी मक्खी डंक नहीं मारती। और छत्ते में एक विशेष जगह पे शहद होता है और उस जगह पे अगर आपको पता हो जाए तो 3 बार आप शहद निकाल सकते हैं। इसके पहले ये प्रयोग किसी ने नहीं किया था, गांधी ने किया था। तो एक बार पुनः आप सभी महात्माओं को प्रणाम। गांधी पुरुष ही था, महापुरुष नहीं था। महापुरुष इसलिए बनाया गया कि उसका अनुसरण हम न करें, इससे बचें। गांधी पुरुष था, बहुत गलतियां की हैं उसने। समय होता तो मैं उसकी एक एक गलती पे बात करता, है ना, एक एक गलती पे बात करता। और लेकिन एक बात ये भी था कि एक गलती उसने कर दी तो उसको दोबारा नहीं किया। और जो हम नहीं समझ पाए वो हमारी गलती है, ये उसकी गलती नहीं है। जो उसकी दृष्टि को हम नहीं समझ पाए ये हमारी गलती है, उसकी नहीं है। उसकी दृष्टि को समझना जरूरी है।
जय हिंद, जय जय।